हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह थी अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। अपने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर क्लास 10th और फर्स्ट चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने उस चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको देखा था। फिर अपन ने चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। ठीक है, अपन ने उसको सारा कंप्लीट कर लिया था। आज से अपना एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि है चैप्टर नंबर 2। और जिन्होंने उसको नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखें, देन इसको आइए। देखिए, जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो सिंपली जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि आपके इससे पहले क्लास 8 में हल्का फुल्का आ चुका है। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में कुछ बातें तो आपको पता है कि सर जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार या क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि बेटा आपके सामने दो ग्लासें हैं, ग्लास ए और ग्लास बी। एक में आपके अम्ल है, एक में आपके क्षार है। क्या आप उसको बता सकते हो कि इनमें से किस में अम्ल है और या किस में क्षार है? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, हम तो पी लेंगे, पी के पता लगा लेंगे कि सर ये खट्टा है तो ये एसिड है, और ये जो खारा है या कड़वा है तो ये बेस है। मतलब कि मैं बोला कि जो खट्टा है ये तो अम्ल हो गया और जो कड़वा है ये क्षार हो गया। ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या आप पी के बताओगे? मैं बोलूँ सर बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नींबू थोड़ी ना है, नींबू का जूस थोड़ी ना है, या शिकंजी तो है नहीं आप पी लोगे कि हाँ भाई स्वाद भी आ रहा है, अम्ल है तो स्वाद भी आ रहा है। नहीं, कुछ अम्ल या कुछ क्षारक ऐसे होते हैं कि जब आपके त्वचा के संपर्क में आते हैं तो आपको जला सकते हैं। तो सर पी के तो पता लगा नहीं सकते हम, और देखने मात्र से लगा दे इतने हम अंतर्यामी भी नहीं है। देखें और पता चल रहा है कि हाँ सर, मन बोल रहा है मेरा, अंतरात्मा कह रही है कि ये तो हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या है कि बिना हम टच भी ना करें हम बता दें फिर भी सही, तो उसके लिए क्या होते हैं बेटा? उसके लिए होते हैं कुछ सूचक, सूचक यानी इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके लिए कुछ सूचक होते हैं। वो सूचक क्या करते हैं, वो उनका रंग या गंध, या तो रंग या फिर गंध परिवर्तित हो जाता है। उसके रंग या गंध के परिवर्तन के कारण ही हमें पता चल जाता है हमें कि यार ये या तो अम्ल है या फिर क्षार। उन सूचकों की अपन बात करेंगे। देखो, एक बात और याद रखना कि जो अम्ल है उसको एसिड कहते हैं, और जो क्षार है उसको बेस कहते हैं। ये कुछ बेसिक इंग्लिश टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए। 10th में नहीं लेकिन 11th में जब आप आओगे तो वहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करें सूचक की, मैं भूल गया सॉरी। सूचक, तो मैंने आपको बताया कि बेटा सूचक क्या होते हैं? सर सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी विलयन के अंदर अम्लता व जो क्षारता उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसकी सूचना देते हैं। ये सूचक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या तो हो सकते हैं प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम या मानव निर्मित जिसको बोलते हैं वो। आपकी किताब के अंदर कृत्रिम या मानव निर्मित की बात नहीं है, प्राकृतिक ही है, तो अपन प्राकृतिक की बात करते हैं। तो सर अगर प्राकृतिक की बात करूं मैं, तो प्राकृतिक के अंदर सबसे पहले जो आपके आता है वो आपके आता है लिटमस। नाम तो सुना ही होगा आपने, मेरा नहीं, लिटमस का। इससे लिटमस क्या है? तो लिटमस एक ऐसा विलियन है जो कि हमें बताता है किसी विलियन के लिटमस क्या है सर? लिटमस एक ऐसा सूचक है जो कि हमें बताता है कि किसी विलियन के अंदर अम्ल है या फिर क्षार। तो देखिए, लिटमस हमें प्राप्त कहाँ से होता है? सबसे पहले बात करूं मैं कि लिटमस आपको प्राप्त कहाँ से होता है। तो लिटमस एक ऐसा विलियन है जो कि हमें लीचेन नाम के एक पौधे से प्राप्त होता है। लीचेन नाम के एक जो प्लांट है यानी जो पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। और जो लीचेन है वो थेलोफाइटा समूह का सदस्य है। थेलोफाइटा समूह का सदस्य है। अभी थेलोफाइटा समूह क्या होता है ये आपके क्लास 9th में जीवों में विविधता करके एक चैप्टर था जिसके अंदर था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके टाइम पे हट गया है चैप्टर, तो आपको अच्छे से नहीं पता ही है। फिर बस आपको याद रखना है कि जो लिटमस है वो लीचेन पादप से प्राप्त होता है लिटमस, और ये जो पादप होता है ओथेलोफाइटा ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, अब ये जो लीचेन जो लिटमस प्राप्त होता है ना, ये लिटमस एक्चुअल में किस कलर का होता है? तो ये बेटा पर्पल यानी कि बैंगनी कलर का आपका होता है। ठीक है, किस कलर का? आपकी बैंगनी कलर का होता है विलियन। ठीक है, इसके अंदर से फिर दो तरीके के लिटमस आप तैयार करते हो। दो तरीके के आपके जो लिटमस है वो तैयार होते हैं। एक तो होता है बेटा आपके ये, दूसरा होता है आपके ये। सर ये क्या है?
सर मैंने रंग से बताया आपको कि सर पहला तो होता है आपके नीला लिटमस, दूसरा आपके होता है कौन सा, लाल। क्या, पहला तो होता है नीला लिटमस, दूसरा होता है लाल लिटमस। पहला नीला, दूसरा लाल। इसके आधार पे अपन क्या करते हैं, अम्ल में क्षार में अंतर स्पष्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा। अपना बस अभी तक यहाँ तक ये बात था कि सर जो लिटमस है वो एक सूचक होता है, जो लिटमस जो होता है, लिटमस का विलयन हमें लीचेन नाम के पादप से प्राप्त होता है। जो लीचेन जो पादप है वो थिलोफाइटा जो ग्रुप है या समूह है उसका सदस्य है। इसके अलावा कुछ और भी प्राकृतिक आपके सूचक होते हैं जो आपके बुक के अंदर जिनके एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो देखो सबसे पहले जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आपके लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी है वो आपके क्या है, प्राकृतिक सूचक है बेटा। उसके अलावा आपके हल्दी, जो टर्मरिक जिसको बोलते हैं हल्दी, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। उसके अलावा पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ मतलब कि जो फूल, कुछ फूल होते हैं उन फूल की जो पत्तियाँ होती है ना फूल की, पंखुड़ियाँ जिसको बोलते हैं पेटल्स, वो भी आपके कुछ सूचक का काम करती है। हर फूल की नहीं, कुछ पर्टिकुलर फूलों की। वो फूलों के नाम क्या है देखो, वो है आपके हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम। मैंने मन से नहीं बताया बेटा, ये आपके चैप्टर जो है उस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, इस चैप्टर जो फर्स्ट पेज है, नीचे नीचे आपके येलो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर ये तीनों नाम दिए हुए हैं। मुझे कुछ छोड़ना नहीं था तो मैंने ये तीनों नाम आपको बता दी कि अगर आप तैयार करें तो इन तीनों को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि अभी अपने पास वक्त है। तो मैंने आपको बताया लाल पत्ता गोभी, हल्दी और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ। जो फूल आपके दिए हुए वो है हाइड्रेजिया, पेंटूनिया और जेरानियम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राकृतिक सूचक जो कि अपने रंग परिवर्तन के आधार पर आपको बताते हैं, आपको सूचित करते हैं कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति को। बेटा इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो रंग के तो आधार पर नहीं, मतलब रंग के आधार पर नहीं लेकिन गंध के आधार पर, यानी कि अपने स्मेल जो है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, गंध के आधार पर भी सूचना देने का काम करते हैं कि अम्ल है या क्षार। मतलब उनके क्या गंध परिवर्तन हो जाता है जब वो अम्ल या क्षार के साथ रहते हैं या क्रिया करते हैं। तो कुछ ऐसे सूचक भी होते हैं जिनका रंग नहीं लेकिन गंध परिवर्तन हो जाता है। तो उन सूचकों को क्या कहा जाता है, उन सूचकों को कहा जाता है गंधकीय सूचक। गंधीय, सॉरी गंदगी नहीं, गंदगी, गंधीय सूचक, सॉरी गंधीय सूचक इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। मैं कुछ टर्म्स इंग्लिश में बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई थी इसकी अम्ल और क्षार की, वैसे आप इन सब की ना होकर लेकिन इसकी पता होनी चाहिए। गंधीय सूचक जो है उसको इंग्लिश में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है सर, ये वह सूचक होते हैं जिनका स्वाद परिवर्तन हो जाता है, जो स्वाद परिवर्तन के आधार पर, स्वाद गलत बोल दिया मैंने, गंध में परिवर्तन के आधार पर आपको सूचना देते हैं कि जो आपके विलयन है उसके अंदर क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। इसके आपके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं गंधीय सूचक के अंदर, आपकी बुक के अंदर वो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके हैं, वेनिला, प्याज और लौंग। वेनिला, प्याज और लौंग, ये आपके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑल फैक्ट्री में, यानी कि गंधीय सूचक के अंदर, जो आपको पता होने चाहिए। गंधीय सूचक में और लिटमस और इन सब में क्या अंतर है सर, लिटमस और ये जितने भी सूचक हैं इनमें रंग परिवर्तन के आधार पर सूचना प्रदान करते हैं, जबकि जो गंधीय सूचक होते हैं वो गंध परिवर्तन के आधार पर आपको सूचना प्रदान करते हैं कि या उपस्थिति बताते हैं कि किसी विलयन के अंदर अम्ल उपस्थित है या फिर क्षार। ठीक है, ये अपना हो गया बेटा। इसके बाद आपके जो आता है वो आपके सबसे पहला सवाल आता है, वो आता है अंतर स्पष्ट कीजिए अम्ल व क्षार के अंदर। क्या कि अम्ल व क्षार के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अंतर अपन देखते हैं अम्ल व क्षार में क्या मुख्य अंतर होते हैं। 1-2 आपको पहले से पता होंगे, 1-2 में बता देता हूं। देखो इधर लिखते हैं हम अम्ल, इधर लिखते हैं अपन क्षार, क्षारक कुछ भी लिखो, क्षारक लिख लिया अपन ने। बेटा पहला अंतर तो होता है स्वाद का, कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में ये होते हैं खट्टे, और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, आपके स्वाद में ये होते हैं कड़वे।
कड़वे का बेसिक मीन्स ये मत समझ लेना कि सर ये तो करेला है, करेला भी क्षारक में आता है, करेला नहीं। एग्जाम्पल देख लो खट्टे का भी, कि जो नींबू होता है वो खटास होती है उसमें, नींबू संतरा वो सारे के सारे अम्ल हैं। और जो क्षारक है इसमें अगर मैं आपको बताऊं, साबुन जो होता है आपका, अगर नहाते समय कभी किसी के मुंह में चला गया हो तो बहुत ही कड़वा अनुभव होता है। हाँ, कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनको स्वाद आता होगा उसके अंदर, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः कड़वा लगता है वो, तो जो है कड़वास, कड़वाहट वो क्षारक की वजह से होती है। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा होता है लिटमस के आधार पर। लिटमस के आधार पर, तो लिटमस पे आपको ये याद रखना है कि लिटमस में अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बड़ा सिंपल दिख रहा है कि हाँ सर हमने दो लिटमस देखे थे, एक तो नीला था एक लाल था। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी तो बहुत सिंपल दिख रहा है क्योंकि मैंने बताया है, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चा फर्स्ट तो ये कर लेते हैं, लेकिन सेकंड वाले में अक्सर वो गलतियां करते हैं। कभी वो इसको इधर लिख लेते हैं, कभी इसको उधर लिख लेते हैं, कभी इसे भूल जाते हैं। तो उसका समाधान क्या करें अपन? उसके लिए एक समाधान है कि दोनों आपको याद नहीं करने, इन दोनों में से आपको एक ही याद करना है। आप जैसे याद कर लो इस तरह से कि अम्ल लाल करते हैं, अम्ल लाल करते हैं। अम्ल और लाल लगभग लगभग सुनने में सेम है, तो आपको याद भी हो जाएंगे। अम्ल लाल करते हैं, तो बेटा अम्ल लाल करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि अम्ल किसको लाल करेंगे? अम्ल नीले को लाल। बस आपको एक लाइन याद रखनी, अम्ल लाल करते हैं, दूसरा वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा। अम्ल लाल करते हैं तो अम्ल नीले को लाल करते हैं। अम्ल किसको याद लाल करते हैं? नीले को लाल। तो अम्ल नीले को लाल करेंगे तो क्षारक क्या करेंगे? सर इसका उल्टा, लाल को नीला। तो मतलब आपको एक याद रखना है, दोनों याद नहीं रखने। आपने ये याद रख लिया कि जो अम्ल है वो लाल करते हैं, अम्ल है और लाल करते हैं। लाल किसको करते हैं? तो अम्ल नीले को लाल करते हैं। अम्ल जो है वो नीले को लाल करते हैं, तो क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला। लेकिन बेटा ये लाइन यहाँ लिखनी नहीं है, यहाँ पे क्या लिखी जाएगी? तो यहाँ पे लिखा जाएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल, या नीले लिटमस का रंग लाल कर देते हैं। याद रखना, यहाँ पे भी बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस पे परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा नहीं लिखना आपको कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में, लाल लिटमस में मत लिखना, आपको बस लिखना है उसका रंग परिवर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कि लिटमस ही चेंज हो गया, नहीं। अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देते हैं, या अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लाल लिटमस लिखने की जरूरत नहीं है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यहाँ तक ही करना, मेरे पे कृपा होगी आपकी कि आप सभी ने थोड़ा बात सुनी मेरी ढंग से। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसमें क्या लिखेंगे कि क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, नीला करते हैं, नीला लिटमस मत लिखना। अम्ल सॉरी क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये इनके बीच की जो सेकंड अंतर था। तीसरा अंतर जो आपको याद रखना है वो है पीएच के आधार पर। अब पीएच क्या होता है अभी चैप्टर के आगे आएगा, अभी अपन को बस इतना याद रखना है कि पीएच एक स्केल होती है। पीएच क्या है बेटा? एक स्केल है, आपकी जैसी स्केल है वैसे की जैसी स्केल है, लेकिन इसकी जो पैमाना है वो 1 से लेकर 14 तक होता है। बीचों बीच में होता है 7, पी छोटा एच बड़ा, दिस इज योर पीएच। 7 से छोटा होना आपके अम्ल को दर्शाता है, और 7 से बड़ा होना आपके क्षार को या क्षारक को। तीसरा बिंदु यही है कि अम्ल के अंदर पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम। पीएच होता क्या है आगे आएगा। और क्षारक में क्या होता है? पीएच का मान 7 से अधिक। ठीक है, क्या है बेटा इसमें? तो क्या आ गया? पीएच का मान 7 से कम, इसका में आ गया पीएच का मान 7 से अधिक। याद रखिएगा। चौथा जो है वो क्या है? चौथा अपन इसमें इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखें तो इसमें आपके आ जाएगा HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड
H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है आपके HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। एक बात और याद रखना, ये जो H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा, द किंग ऑफ एसिड, H2SO4 को बोला जाता है। एक नंबर के लिए हो सकता है कहीं आपसे उड़ता हुआ आ जाए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और क्षारक की अगर बात करूं मैं बेटा, क्षारक में आपके आते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी नाम कैसे आया बेटा? के यानी कि पोटेशियम, OH यानी कि ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक, और ये आपके नाइट्रिक। ठीक है, ये आपके हो गए। मैंने आपको 4 अंतर बताया। अब देखो 4 अंतर कौन कौन से थे अम्ल व क्षार में। पहला अंतर, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर लिटमस के आधार पर था, अम्ल लाल कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। अब इसको भी इलेबरेट करके, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा जो बिंदु था वो ये था कि अम्लों के पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षारक में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। चौथा था इनके बीच में क्या, इनके उदाहरण। अब तो उदाहरण में आपको एक बात में अगर ढंग से आप देख रहे हो तो कुछ सब में कुछ एक सिमिलरिटीज है, कुछ समानता है हम लोग के अंदर, कि सबकी स्टार्टिंग में H आ रहा है, ठीक है, और क्षारकों के सबके एंड में क्या आ रहा है बेटा? OH। तो हमने देखा कि सर H सबके स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो क्या है? सारे के सारे अम्ल, और OH जिसके एंड में आ रहा है वो सारे के सारे क्या है? क्षारक या क्षार। इसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो अम्लों को और क्षारकों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम ऐसा जरूरी हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको अम्लों व क्षारकों के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। मैंने आपको ना तो अम्ल की परिभाषा बताई है, ना ही क्षारक की परिभाषा बताई है, और ना मैं बताऊंगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में आपके नहीं है। जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें आपके अम्ल की परिभाषाएं थी, क्षार की परिभाषा थी, 3 परिभाषाएं थी, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो दी थी वो अलग अलग परिभाषाएं थी। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उस सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसको नहीं करेंगे, ठीक है, कि अम्ल की क्या परिभाषा थी और क्षार की क्या परिभाषा थी। लास्ट ईयर तक वो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जो सिलेबस में नहीं है वो आपके आने से भी रहा। हाँ, हो सकता है आपके स्कूल में या आपके बाकी जगह उसको करवाने में करवा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि क्या आने वाला है। और राजस्थान बोर्ड हमेशा आप साइंस के अंदर जो बुक होती है ना आपकी, उस बुक में से देता है। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि सर नहीं, फिर भी हमें तो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगले वाले वीडियो के अंदर इनकी परिभाषाएं भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक देखा, अपन ने इसके बाद देखो, हाँ, यहाँ तक में अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने देखा सर सूचक कितने क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के बारे में देखा अपन ने, लिटमस के बारे में देखा, लिटमस लीचेन से मिलता है, लीचेन एक पादप जिसका जो ग्रुप है वो थिलोफाइटा ग्रुप है। गंधी सूचक जिसमें गंध के आधार पर परिवर्तन होता है, मतलब पता चलता है अम्ल व क्षार का। उदाहरण देखे अपन ने वेनिला, प्याज और लौंग। ये इसके बाद अपन ने अम्ल व क्षार के बीच में अंतर स्पष्ट देखा। अब तक जो अपन ने देखा ये तो बस सिंपल सी एक छोटी सी कहानी थी। इसके आगे की कहानी शुरू होती है अब, ठीक है, थोड़ा इसको बता देता हूं। इसके बाद में जो है आपके पहला टॉपिक शुरू होता है, वो है अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसमें अपन पहले क्या करेंगे? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब एक साइड तो आपके धातु है, दूसरी साइड आपके क्या है? अम्ल, मतलब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो याद रखना, धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है, और लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है ना, गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है आपका धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से अक्सर देखा गया है कि सवाल जो परीक्षक होता है वो सवाल घुमा घुमा के पूछता है, तो जितनी तेज से वो घुमा के पूछेगा अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ही पूछेगा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपको याद रखना है अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा वो ऐसे पूछ सकता है कि इस के लिए आपको एक प्रयोग प्रयोग के द्वारा आपको स्पष्ट कीजिए, या इसके जो प्रयोग है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो वो आपकी बुक में बना हुआ है, उसको अपन बना लेते हैं एक बार। कुछ ऐसे बना हुआ है आपके, यहाँ बना हुआ है एक स्टैंड बुक के अंदर, जिसमें आपके इधर की साइड क्या है बेटा, इधर की साइड आपके एक परख नली जिसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब, ये है। ठीक है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या परख नली के अंदर क्या है, अम्ल डाला गया है, तो मैंने अभी इसमें डाल दिया बेटा अम्ल। बेटा ये क्या है, ये बेटा आपका अम्ल है। अम्ल कोई सा भी हो सकता है, उदाहरण के लिए मैंने एक अम्ल ले लिया H2SO4, अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ मैंने इसमें क्या डाल दी, कुछ धातु। क्या डाल दी बेटा, धातु। अब धातु को प्रदर्शित करने के लिए मैंने काला कलर किया। बेटा ये ओनली आपको दिखाने के लिए, आपको वहाँ पे अलग अलग कलर का प्रयोग नहीं करना है एग्जाम के अंदर। ये बेटा ये है आपकी धातु, दिस इज योर धातु। धातु के लिए मैंने जिंक ले लिया Zn। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये लिया हुआ है ताकि आपको आसानी हो। तो मैंने धातु अम्ल की जगह तो ले लिया H2SO4, और Zn की जगह सॉरी अम्ल की जगह Zn, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए था मुझे। अम्ल की कौन सा लिया मैंने, आपके H2SO4, मैंने अम्ल पहले लिख दिया था। और धातु कौन सी है बेटा, आपके धातु है Zn। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगी अभिक्रिया। इसके बाद क्या होगी, अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया कैसे होगी, आप सभी को आती है ये, तो आप बोलोगे सर हमें कैसे आती है, हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, हमने तो चैप्टर ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाली जो अभिक्रिया है ये आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, या फर्स्ट चैप्टर में भी आपने देखी थी। अब देखो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा चैप्टर कहाँ किसके साथ जुड़ गया। अब देखो ध्यान से देखो, क्या आपको याद है विस्थापन अभिक्रिया जो अपन ने पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें अपन ने एक संकेता श्रेणी देखी थी। संकेता श्रेणी कौन सी वाली, काका ने, कार, मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, पापा बोले, हे, सी यू आगे नहीं बोलूँगा मैं, ए जी आ नहीं, हे गधे, ए जी ए यू। ठीक है, इसके साथ इसको मैच कराऊं मैं बेटा, तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखिए, जिंक आपको यहाँ दिख रहा है और H आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर इस अभिक्रिया के अंदर जो जिंक है वह एक ज़्यादा अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो सिंपली वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4। क्या बनाएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस फ्री कर देगा। ZnSO4 आपका क्या लवण है, और हाइड्रोजन गैस आपके गैस रिलीज हो गई। इसका मतलब इसमें से गैस निकलेगी। ठीक है, इसमें जो निर्माण होगा वो निर्माण को तो क्या होगा, एक लवण का निर्माण होगा। जो लवण जो है वो लवण कौन सा है, वो लवण है बेटा आपके ZnSO4। इसमें से गैस भी निकलेगी। उस गैस को का पता लगाने के लिए क्या किया मैंने इसके परख नली के ऊपर मैंने एक डार्ट लगा दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया कुछ ऐसा, ताकि गैस बाहर ना निकले। और इस लकड़ी के इसके अंदर मैंने एक पाइप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, पाइप। जो पाइप एक टब के अंदर, एक पात्र के अंदर खुल रहा है। जिस पात्र के अंदर, थोड़े पात्र टेढ़ा हो गया, पानी गिर जाएगा, मम्मी डांटेगी। हाँ पात्र सीधा है। इस पात्र के अंदर मैंने इसको पाइप को रखा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर जल है। कैसा, साबुन का पानी। क्या है ये बेटा, साबुन का पानी। अब साबुन का पानी ही क्यों लिया, ये भी एक सवाल है, इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा आपको। साबुन का
पानी। अब जब इसमें से गैस निकली ना, जब इसमें से बेटा गैस निकली, तो वो गैस कहाँ गई? वो गैस इस साबुन के पानी के अंदर की साइड निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें कुछ गुब्बारे बने, है ना, कुछ बबल्स बने, बुलबुले जिसको अपन बोलते ना, बुलबुले बने। अगर यहाँ पे साबुन का पानी नहीं लिया जाता, सिंपल सा पानी लिया जाता, तो बुलबुले नहीं बनते। तो बुलबुले बनाने के लिए अपन ने साबुन का पानी लिया, ठीक है। अब इसके अंदर पता चल गया कि सर यहाँ पे तो आपको अपने पास क्या है, लवण है, लेकिन इन जो बुलबुले हैं इनके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हम बोलेंगे टीचर थोड़ी ना मानेगा, मतलब आप बोलोगे टीचर थोड़ी ना मानेगा, टीचर बोलेगा हमें, मैं क्यों मानूं कि भाई इसमें कौन सी गैस है। तो देखो, हम ये प्रदर्शित करने के लिए कि इसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं, इसके पास लेके आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया है, एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लिया है, जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लिया है, अब जल रही है बेटा, अभी तो नहीं जल रही, अब जलाते हैं इसको, ठीक है। और जैसे ही मैं इस जलती मोमबत्ती को इन साबुन के बुलबुलों के पास लेके आता हूँ, तो साबुन के बुलबुले जो हैं वो पट पट ध्वनि के साथ फूटते हैं, पट ध्वनि के साथ फूटते हैं, जो इस बात का संकेत है कि बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि जब भी आपको प्रदर्शित करना हो कि हाइड्रोजन गैस है, तो साबुन के पानी के अंदर उसको डाल दोगे, उसमें से बुलबुले निकालोगे और उसके पास कैंडल लेके जाओगे, मतलब मोमबत्ती लेके जाओगे। अगर जो गुब्बारा है वो पट पट ध्वनि के साथ फटते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी गैस उपस्थित है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, ठीक है, समझ में आई है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। आपके इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग के अंदर दो सवाल बनते हैं कि क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा हो सकता है कि इस अभिक्रिया के लिए नामांकित चित्र बनाए, जो ये रहा, आया हुआ है, लास्ट ईयर नहीं आया था लेकिन पिछले से पिछले साल आया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हाँ एक बात और, कि हर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इसका नहीं बनाती है, क्यों? क्योंकि बेटा इसके लिए जरूरी क्या है, हाइड्रोजन। जैसे कि अगर मैं ये धातु लूँ, कॉपर, मरकरी, ये वाली लूँ, तो क्या ये हटा सकती है क्या हाइड्रोजन को? नहीं, क्योंकि सर ये हाइड्रोजन से नीचे है, तो सभी नहीं हटा सकती, लेकिन इतनी सारी हटा सकती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि प्राय धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। प्राय में सब कुछ आ गया, प्राय में मतलब अधिकांश, प्राय में मतलब अधिकांश, कि प्राय धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो प्राय का मतलब है अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश, ठीक है। दो सवाल मैंने आपको बता दिए इससे। तीसरा सवाल एक और बनता है, इसमें क्या है कि इसमें एक ऐसा आएगा कि एक धातु X, एक धातु X अम्ल के साथ क्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है, एक वायु गैस का निर्माण करती है, और जो ये वायु गैस है वो पट पट ध्वनि के साथ फूटता है जब उसके पास क्या लेके जाया जाता है, जब उसके पास मोमबत्ती को लेके जाया जाता है। तो एक्स व वाई बताएं। तो एक्स एक धातु है, तो धातु के लिए आप लिख लो कि सर यहाँ पे जो एक्स है वो तो एक Zn है, जिंक धातु है, और वाई जो है वो हाइड्रोजन गैस है। अब आप में मन में आ सकता है कि सर Zn ही क्यों ले, हम धातु को कुछ भी ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे Zn इसलिए ले रहा हूँ चूंकि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल में Zn लिया हुआ था, ठीक है। ये आपके हो गया। इसी सवाल को तीन अलग अलग तरीकों से पूछने का, एक तो नामांकित चित्र के साथ, एक एक्स है जो क्रिया करता है अम्ल के साथ, और एक वाई गैस प्रोड्यूस करता है, गैस निकासित करता है जो फटती है। तीसरा डायरेक्ट सवाल पूछेगा। तो ये आपके था अम्ल व धातु के साथ अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि अम्ल की नहीं, धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो धातु जो है वो क्षारक के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करती है, प्राय अभिक्रिया नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभिक्रिया नहीं करती है, प्राय का मतलब क्या है कि अधिकांशतः नहीं करती है। मतलब कुछ एक ऐसी भी है
कुछ ऐसे भी क्षार हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपकी बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके NaOH प्लस Zn का। क्या है? NaOH प्लस Zn gives us Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ऐसे करके आपके एक अभिक्रिया लिखी हुई है बुक के अंदर। बेटा ये जो है ये क्या है? ये आपके क्षारक है। क्या है? क्षारक। ये आपके क्या है? धातु। और ये क्या है? आपके हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्षारक या हर क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करे। तो इसके नीचे आपके लिखा हुआ भी है कि हाँ भाई यहाँ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अधिकांश जो धातु है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो अधिकांश की शब्द की जगह अपन क्या यूज करेंगे? प्राय। प्राय शब्द मतलब होता है अक्सर। प्राय मतलब अक्सर या अधिकांश। तो आप लिखोगे कि प्राय क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। और आपके ये वाला एक उदाहरण जो आपकी बुक में दिया था मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक में अपन ने क्या क्या देखा? यहाँ पे अपन लगाते हैं फुल स्टॉप कि अपन ने देखा था सूचक। सूचक के अंदर प्राकृतिक सूचक लिटमस, कहाँ से? लीचेन, थिलोफाइटा, लाल गोभी के पत्ते, ये हल्दी, हल्दी के अलावा कुछ पंखुड़ियाँ जो आपको मैंने बताई थी। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी, गंध के आधार पर परिवर्तन, 3 मैंने बता दिए इसके एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने अपन ने देखा था अम्ल व क्षार में अंतर स्पष्ट किया था। पहला जो अंतर था वो स्वाद के आधार पे था, दूसरा जो अंतर था वो लिटमस के रंग के आधार पे था, अम्ल लाल कर देता है। तीसरा जो था वो पीएच के आधार पे था कि पीएच जो है 7 से कम, पीएच जो है उसका मान 7 से अधिक। चौथा था उसमें अंतर स्पष्ट किया मैंने। हाँ, इसके साथ आपको बताया कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। उसके बाद अपने देखा धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया जो कि ढंग से अपन ने देखी है। फिर अपन ने देखा धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया जो कि प्राय नहीं होती है। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेंगे, क्योंकि पहले ही आप पढ़ने लग जाओगे और मेरे से आगे चल जाओगे, जो मैं नहीं चाहता कि मेरे से आगे जाके आप फालतू के क्वेश्चंस पहले पुटअप करें, क्योंकि मैं जहाँ तक जो टॉपिक है उसको पहले क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि सर ये बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आई है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बस, धन्यवाद दोस्तों।